हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिवी स्टडीशिप। और हम कवर कर रहे हैं सतीश चंद्रा की मेडिवल इंडियन हिस्ट्री और चैप्टर नंबर 16। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 16 इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ अंडर द मुगल्स, जिसमें हम काफ़ी सारे जो टॉपिक्स है ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप अपने चैनल को विजिट कीजिए, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें आपको सभी लेक्चर्स मिल जाएंगे। इससे पहले देखिए, हम इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन को पढ़ चुके हैं कि मुगल्स के अंडर जो सोशल कंडीशन थी या जो भी जिस भी तरह की जो इकोनॉमी थी वो कैसी थी, वो हम सारी चीज़ें देख चुके हैं। उसके बाद हमने देखा था कि ज़मींदार के बारे में, कि जो ज़मींदारी सिस्टम था या फिर जो ज़मींदार थे वो किस तरह से वर्क कर रहे थे। रूलिंग क्लास वाला टॉपिक हमने पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और हो सके तो शेयर भी करना। आप चाहे तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको सभी वीडियोज़ के जो लिंक है वो वहाँ पर मिल जाएंगे। और बहुत ही जल्दी जो ये पूरी बुक है ये कंप्लीट होने वाली है। अब इसके बाद मुश्किल से 7 to 8 लेक्चर्स और बनेंगे, फिर ये पूरी की पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे स्पेक्ट्रम, ठीक है ना, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। आज का हमारा टॉपिक है ज़मींदार्स एंड द रूलर जेंट्री। ठीक है, तो देखो यहाँ पर बहुत सारे जो हमें राइटिंग वर्क्स मिले हैं। अब हम किसी भी टाइम पीरियड के बारे में मतलब पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ उस टाइम के जो अकाउंट्स हैं वो हमें ज़रूर मिलते हैं। तो ऐसे ही अबुल फजल की जो राइटिंग्स थी और इनके साथ में जो और उस समय के जो कंटेम्प्रेरी ऑथर्स थे वो बताते हैं ऑनरशिप के बारे में, कि जो लैंड के ऊपर जो ऑनरशिप होती थी, कि एक पर्सनल ऑनरशिप किसी भी लैंड के ऊपर कि ये ज़मीन मेरी है, तो ये बहुत ही पुराने टाइम से चलता आ रहा है कि एक पर्सनल ऑनरशिप लैंड्स के ऊपर देखी गई है। जो राइट्स होते थे ऑनरशिप के लिए कि किस लैंड पे किसका ऑनरशिप है, ये ज़्यादातर डिपेंड होते थे हेरिडेटरी। ठीक है ना, मतलब ये हेरिडेटरी होते थे और ये हेरिडिटी पर डिपेंड होते थे कि आज अगर कोई कह रहा है कि ये ज़मीन मेरी है तो आगे चल के उसी के जो बच्चे हैं उनकी होगी। लेकिन कभी कभी क्या होता था कि जो राइट्स है ऑनरशिप के ऊपर, न्यू राइट्स किसी भी लैंड के ऊपर, वो क्रिएट होते रहते थे अलग अलग टाइम पर। अब ये कैसे क्रिएट होंगे, जैसे कि अगर भाई अभी मुगल टाइम चल रहा है तो मुगलों के हिसाब से ऑनरशिप के राइट्स बने हुए हैं, वही सबको फॉलो करने पड़ेंगे। कोई और डायनेस्टी थी उससे पहले तो उनके हिसाब से ऑनरशिप के ऊपर राइट्स थे। तो ऐसे अलग अलग टाइम पे कुछ नए जो रूल्स हैं वो बनते भी थे और बिगड़ते भी थे। जो ट्रेडिशन रहा है शुरू से ही कि कोई भी लैंड है, जो भी उस लैंड को कल्टीवेशन के अंदर लेकर आएगा वही उसका ऑनर बन जाएगा। अब मान के चलो एक ज़मीन पड़ी है, उस पर कुछ भी नहीं हो रहा, बंजर ज़मीन पड़ी है, वो उस पर अगर कोई क्लेम कर भी रहा है तो उसे वहाँ से क्या मिल जाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन जिसने किसी बंजर ज़मीन को उसने उसे कल्टीवेशन में यूज़ किया है तो वहाँ से वो इनकम भी जनरेट करेगा, तो वही फिर उसका क्या बन जाएगा, ऑनर बन जाएगा। तो उसके लिए ऑनर बनने के लिए ज़रूरी है कि आप जिस भी लैंड को अपने मतलब ऑनर बता रहे हो तो उस पर आप कुछ तो ऐसा करो ना कि वहाँ से आपको कुछ प्रॉफिट हो रहा है। बहुत सारी ज़मीन कैसी होती थी, वेस्ट लैंड होती थी, जिसे हम बंजर बोलते हैं। मेडिवल टाइम में ऐसे बहुत सारी ज़मीन आपको मिलेगी। अब यहाँ पर देखो कुछ लोगों ने उस समय क्या शुरू करा कि जो एंटरप्राइजिंग ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, मतलब उन्होंने किसी भी नई जगह गए, जैसे कोई ज़मीन है उसको किस में चेंज कर दिया, विलेजेस में चेंज कर दिया, वहाँ पर कल्टीवेशन करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते उसको पूरा एक गाँव बना दिया और फिर खुद उस लैंड के क्या बन गए, ऑनर बन गए। अभी देखो, अभी तो पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि ज़मीन की बहुत मारामारी है, नहीं मिल रही, लेकिन उस समय पे ये ऐसी चीज़ें तो थी नहीं। बहुत सारी ज़मीन खाली पड़ी होती थी और जो भी उस ज़मीन को अपने हिसाब से अच्छे से यूज़ करेगा वो उसकी हो जाती थी और स्टेट को तो एक टैक्स जाएगा ही जाएगा। In addition to owning the land, they cultivated a considerable section of the zamindar had the hereditary right of collecting land revenue from a number of villages. जमींदार का क्या रोल होता था कि वो जो भी ज़मीन है, ठीक है ना, काफ़ी सारी ज़मीन जो ज़मींदार है उसके अंडर आती थी, वो वहाँ से लैंड रेवेन्यू जनरेट करता था। मतलब किसी भी ज़मींदार के अंदर बहुत सारे सारे गाँव होते थे कि कोई एक ज़मींदार है उसके अंदर 12 गाँव हो गए, 13 गाँव हो गए, तो वो जो गाँव की ज़मीन है उस पर जो कल्टीवेशन हो रहा है वहाँ से जो रेवेन्यू आएगा, काम कौन कर रहे हैं, पीजेंट कर रहे हैं। लेकिन पीजेंट का क्या होता था कि भाई जितनी कमाई हो रही है उसका आधा पार्ट आपको ज़मींदार को देना है, ज़मींदार उसमें से कुछ अपने पास रखेगा और कुछ जो राजा वगैरह होते थे उनको दे दिया करता था। इस तरह का पूरा सिस्टम चलता था और इसी को जो ज़मींदार के अंडर जो ये गांव आते थे इन्हीं को बोलते थे ताल्लुका या फिर उसकी ज़मींदारी। जो लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए जो ज़मींदार है उसका लैंड रेवेन्यू से देखा गया 25%, ठीक है ना, इतना तक उसका शेयर देखा गया है। ज़मींदार वॉज नॉट द ऑनर ऑफ द लैंड कंप्राइजिंग इन ज़मींदारी। तो देखो जो ज़मींदार है ना, ऐसा नहीं है कि जो उसकी ज़मींदारी के अंदर ज़मीन आ रही है तो वो परमानेंटली उसका ऑनर हो गया, ऐसा नहीं था। कि होता क्या था कि देखो अगर वो सही से अपना काम कर रहा है, सही से टैक्स पहुंचा रहा है जो किंग है तो रहेगा, और अगर वो किंग के लिए वफादार नहीं होगा या उसका कोई नुकसान करा देगा तो उसे छीन भी ली जाती थी। पीजेंट थे असल में जो किसी भी लैंड को क्या करते थे, उस पर काम करते थे।
ओके और वो लैंड रिवेन्यू पे करते थे किसको, ज़मींदार को, और ज़मींदार फिर आगे जाके उस रिवेन्यू को स्टेट को दिया करता था। ज़मींदार और पीजेंट हैड देयर ओन हेरिडेटरी राइट्स इन लैंड। हेरिडेटरी राइट्स कैसे इसमें कहा जा रहा है, क्योंकि जो ज़मींदारी है वो आज उसके पास है, कल को उसके बेटे के पास आएगी, फिर उसके पास आ जाएगी, लेकिन ऊपर से जो कंट्रोल चल रहा है वो किसका चल रहा है, किंग। किंग आते जाते बदलते रहते थे, ठीक है, और किंग को कोई मतलब भी नहीं था, उसको बस ये था कि जो भी बड़े बड़े ज़मींदार है आपको एक आर्मी मेंटेन करनी है, ठीक है, और हमें प्रॉपर अपना वो जो सिस्टम है, हाँ, रिवेन्यू सिस्टम, वो आप पूरा बराबर चलाते रहिए, उसको मेंटेन रखिए। तो ये होता था, तो उनसे ना इसलिए कोई ज़मीन छीनी नहीं जाती थी। भाई ज़मींदारों को क्या पड़ा कि वो उससे राजा से दुश्मनी लेगा कि भाई हम आपको टैक्स नहीं देंगे, वो तो अपना बढ़िया खा कमा रहा है, प्रोटेक्शन ले रहा है किंग से। तो इसलिए ऐसा नहीं था कि कोई ज़मींदारों से कभी भी छीन लिया जाया करता था, नहीं। इनकी ज़्यादातर उस ज़मीन पे काम करने वाले जो लोग हैं, पीजेंट, वो भी हेरिडेटरी वही वाला जो सिस्टम है वो फॉलो करते थे, और ज़मींदार भी। Above the zamindars were the raja who dominated larger or smaller tract and enjoy very degree of internal autonomy। तो जो ये ज़मींदार होते थे, उसके ऊपर राजा होते थे, पूरा अपना डोमिनेशन दिखाया करते थे कि इंटरनल जो ऑटोनॉमी है कि भाई मेरी ज़मीन है, मैं काम कराऊँ, तो वो चलती थी। द राजाज आर ऑल्सो कॉल्ड ज़मींदार बाय द पर्शियन राइटर्स टू एम्फेसाइज देयर सबऑर्डिनेट स्टेटस। जो पर्शियन राइटर हैं वो ज़मींदार के लिए उन्होंने कहा है कि वो भी किसी राजा से कम नहीं थे, वो भी एक राजा वाली ज़िंदगी जी रहे थे, उनका भी अपना एक स्टेटस था, बट देयर पोजीशन वॉज सुपीरियर टू दैट ऑफ द जमींदार हु कलेक्टेड द लैंड रिवेन्यू। लेकिन कहीं ना कहीं जो राजा की पोजीशन है वो एक सुपीरियर थी, और जमींदार कौन थे, जो लैंड रिवेन्यू कलेक्ट किया करते थे। दस मेडिवल सोसाइटी इंक्लूडिंग रूरल सोसाइटी हाईली सेगमेंटेड। और अब यहाँ पर देखो इसे हाईली सेगमेंटेड क्यों कहा गया है, देखो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हायरकी थी यहाँ पर, और ये था जो मैंने आपको बता दिया कि वही है, वो दर पीढ़ी वही काम चलते आ रहे हैं। जो ज़मींदार थे, राजा होते थे, चीफ होते थे, उनकी अपनी खुद की आर्म्ड फोर्सेस होती थी, ठीक है, एंड लिव्ड इन फोर्ट्स एंड गरीज विच वॉज बोथ अ प्लेस ऑफ रिफ्यूजी एंड अ स्टेटस ऑफ सिंबल। इनके भी अपने किले होते थे, आप जमींदार को छोटा मत समझिए। द कंबाइंड फोर्सेज ऑफ दिस सेक्शन, अगर हम सारे जमींदारों की मेडिवल सोर्सेज से हमें पता चलता है कि उस समय जितने भी जमींदार थे, अगर हम उनकी पूरी आर्मी को अगर हम काउंट करें, खासकर अकबर के टाइम पे जो ज़मींदार थे, अगर उनके सभी जो वो पूरा का पूरा जो ये आर्म फोर्सेस रखते थे उनको कलेक्ट करें, तो वो कितनी हो जाती थी, ये आपके सामने 3,84,558 सवार्स, और ये एक नंबर है फुट सोल्जर्स का, इतने एलिफेंट्स होते थे और ये इतनी सारी कैनन्स होती थी। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं था कि जो ये ज़मींदारों ने कोई मिलके काम किया किसी आर्मी के लिए, मतलब किसी भी अपने अपोजिशन में किसी लड़ने के लिए, नहीं। ये ज़मींदार थे, क्या थे, ये बटे हुए थे आपस में। तो इनमें इनके पास आर्मी थी, अगर आप नंबर में देखते हो तो नंबर्स में ये इतने सारे हो जाते हैं, लेकिन इनके बीच ना कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था, क्योंकि हर ज़मींदार अपनी एक आर्मी को अलग मेंटेन करा था, अपने आर्म फोर्सेस को, तो हर किसी का पैटर्न अलग था लड़ने का, है ना, उनके पास जो भी चीज़ें थी, तो मतलब एक कोऑर्डिनेशन नहीं था किसी में भी। द जमींदार जनरली हैड क्लोज कनेक्शन ऑन अ कास्ट, क्लैन और अ ट्राइबल बेसिस विद द पीजेंट सेटल्ड इन देयर जमींदारी। तो जो जमींदार थे उनके क्लोज कनेक्शंस कैसे बनते थे, कास्ट के बेसिस पे, क्लैन, ट्राइबल बेसिस पे, अपने पीजेंट्स के साथ, और इसी को पूरे सिस्टम को, जहाँ पीजेंट और जमींदार इस तरह के कनेक्शन में है और एक दूसरे के लिए काम करे, उसी को बोलते थे जमींदारी। यहाँ पर लोकल इंफॉर्मेशन बताई गई है जो प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड के बारे में। जमींदार फॉर्म्ड अ वेरी न्यूमरस एंड पावरफुल क्लास विच वॉज टू बी फाउंड ऑल ओवर द कंट्री अंडर डिफरेंट नेम्स। यहाँ पर जमींदारों की बहुत ही पावरफुल क्लास हुआ करती थी उस टाइम पे, और वो अलग अलग, मतलब अलग अलग क्लासेस थी। आपको देश की अलग अलग जगह पे उनकी अलग अलग क्लासेस मिलेगी, जैसे कि देशमुख हो गए, पाटिल हो गए, नायक हो गए, तो ये सारे कौन थे, ये सब जमींदारी थे। तो इट वॉज नॉट ईजी फॉर एनी सेंट्रल अथॉरिटी टू इग्नोर और एलिनेट दैम, है ना। तो यहाँ पर ये जो ज़मींदार थे ये इतने पावरफुल थे और जगह जगह बैठे हुए थे कि कोई भी अथॉरिटी इनको इग्नोर नहीं कर सकती थी। इट इज़ डिफिकल्ट टू से एनीथिंग अबाउट द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द ज़मींदार कंपेयर टू द नॉबल्स, देयर इनकम वॉज लिमिटेड। तो इनकी अगर हम बात करें तो नॉबल्स की जितनी इनकम तो इनकी नहीं होती थी, उनसे थोड़ी कम ही होती, लिमिटेड ही होती थी। द स्मॉलर वन हैव लिव्ड मोर और लेस लाइक द पीजेंट, हाउ एवर द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द लार्जेस्ट जमींदार माइट हैव अप्रोच दोस ऑफ द पेटी राजाज और नॉबल्स। ये भी डिपेंड थी कि आप किस तरह के ज़मींदार हो, बहुत ज़्यादा अमीर वाले ज़मींदार हो या फिर ठीक है हल्के फुल्के वाले ज़मींदार हो। आजकल मान चलिए गवर्नमेंट जॉब है, हर तरह की है ना, ऊपर से ऊपर की आप जाके देख लो, चाहे एकदम नीचे लेवल की देख लो, लेकिन काउंट किस में हो रहा है, गवर्नमेंट में काउंट हो रही है सारी की सारी। तो पहले भी ऐसा ज़मींदारी थी, बहुत तरह की ज़मींदारी थी, किसी के पास बहुत सारे गाँव हैं, किसी के पास थोड़ा बहुत बस गुजारा होने लायक है, बस ये है कि पीजेंट से अच्छी ज़िंदगी जी रहा है। तो वही चीज़ थी। कुछ तो इतने अमीर थे जो ज़मींदार थे, इतने बड़े बड़े ज़मींदार थे वो कि उनकी लाइफ किसी राजा या नॉबल से कम नहीं थी।
Most of the zamindar apparently lived in the countryside, formed a kind of loose and dispersed local gentry. It would not be correct to look upon the zamindar merely as those who fought for control over land and exploited the cultivators in the area they dominated. Many of the zamindar had close caste and kinship ties with the land owning cultivating caste in their zamindari. तो हर तरह के यहाँ पर आपको रिलेशन दिखाई देंगे जमींदारों के. These zamindar not only set social standard, they also provide capital and organization for settling new villages. ठीक है, तो यहाँ पर ये कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन सब प्रोवाइड करते थे नए नए गाँव को बनाने के लिए, जिससे कि क्या होगा भाई, जितना नए गाँव को ये बनाएंगे खेती बाड़ी ज़्यादा बढ़ेगी, खेती बाड़ी ज़्यादा बढ़ेगी तो इनको रिवेन्यू ज़्यादा मिलेगा. तो ये कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने में भी इनका काफ़ी ज़्यादा ध्यान होता था. अब बात करते हैं द मिडिल स्ट्रेटा, जो मिडिल क्लास थे उनके बारे में बात करते हैं. So there has been a lots of discussion on whether during the medieval period India had a middle class or not. तो इससे बात होती है कि भाई जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं उस टाइम पे मिडिल क्लास इंडिया में एग्जिस्ट करती थी या नहीं करती थी. तो एक फ्रेंच मैन बर्नियर जो है ऑथर है, वो बताते हैं कि इंडिया में ऐसी मिडिल स्टेट नाम का, मतलब ये जो मिडिल क्लास है ये नहीं थी. या तो लोग बहुत ज़्यादा रिच थे या फिर बहुत ज़्यादा गरीब थे, मिडिल क्लास जैसा नहीं था. लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि मिडिल क्लास नहीं है? तो बहुत सारे लोग थे जो इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते थे कि मिडिल क्लास जो लोग थे वो नहीं थे. बहुत सारे ट्रेडर्स, शॉपकीपर्स, है ना, ऐसा बहुत ज़्यादा लोग थे इंडिया में जिन्हें हम मिडिल क्लास में ही रखेंगे. जैसे कि कुछ लार्ज क्लास ऑफ रिच ट्रेडर हो गए, मर्चेंट हो गए, सम ऑफ दैम बीइंग अमंगस्ट द रिच एंड मर्चेंट ऑफ द वर्ल्ड एट दैट टाइम. उनमें से कुछ ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा अमीर थे. दीज मर्चेंट ऑल्सो हैड अ राइट बेस्ड ऑन ट्रेडिशन सच एज द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, बट डिड नॉट हैव द राइट टू एडमिनिस्टर एनी ऑफ द टाउन. सच राइट्स हैव बीन एक्वायर्ड इन यूरोप by the merchant in special circumstances. Also, these rights tended to be abridged whenever strong territorial states grow up, as in France and Britain. तो देखो यहाँ पर कंपेयर करके बताया थोड़ा सा इंडिया का जो ज़मींदार थे, मतलब और बड़े बड़े मर्चेंट थे, और वहाँ पर यूरोप में जो फ्रांस और ब्रिटेन में, ये कैसे उनको प्रोटेक्शन वगैरह दी जाती थी. इफ़ बाय द मिडिल स्टेटा इज मीन द सेक्शन हुज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वॉज बिटवीन द रिच एंड द पुअर. देखो मिडिल स्टेट है तो मिडिल स्टेट का देखो जो लाइफ स्टाइल है वो कैसा होगा, हम सबको पता है कि ना तो वो बहुत जैसे रिच लोग होते हैं उनके जैसा होगा, ना वो जैसे बहुत गरीब होते हैं उनके जैसा होगा. और इस तरह का जो सबसे ज़्यादा जो सेक्शन देखा गया है वो मुगल इंडिया के टाइम पर देखा गया है. ये जो लोग होते थे स्मॉल मनसबदार, ठीक है, पैटी शॉपकीपर्स हो गए, ये सब किसके अंदर आता है, या मास्टर क्राफ्ट्समैन हो गए, ये सब किसके अंदर आते हैं, ये सब मिडिल क्लास लोग ही तो हैं. इट ऑल्सो इंक्लूडिंग द क्लास ऑफ प्रोफेशनल, जैसे कि हकीम हो गए, लीडिंग म्यूजिशियन हो गए, आर्टिस्ट हो गए, हिस्टोरियन हो गए, स्कॉलर्स, काजीज, थियोलॉजियंस, और भी बहुत तरह की और इस तरह से जो काम करने वाले लोग थे, ये सब किसके अंदर आ रहे हैं, ये सब मिडिल क्लास के अंदर ही आ रहे हैं. और ये काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में भी थे और काफ़ी ज़्यादा ग्रो भी करा इन्होंने मुगल के टाइम पे. ठीक है, वाइल द पैटी ऑफिसर्स वर जनरली पेड इन कैश. देखो जो बहुत जो होते थे ना ऑफिसर्स होते थे, कुछ को कैश में सैलरी दी जाती थी. एंड सप्लीमेंटेड देयर इनकम बाय मीन्स ऑफ करप्शन. मैनी ऑफ द अदर स्पेशली द स्कॉलर, रिलीजियस, डिवाइन एक्सेट्रा वर ग्रांटेड स्मॉल ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड फॉर मेंटेनेंस. यहाँ तक कि कुछ लोगों को, मतलब जो स्कॉलर, जो धर्मगुरु वगैरह होते थे या काजी वगैरह होते थे, उनको लैंड भी दी जाती थी एज अ ग्रांट. उनको लैंड भी दी जाती थी कि आप इसको अच्छे से मेंटेन करके रखिए, आप जो भी काम करना चाहते हो. इस ग्रांट को बोलते थे, क्या बोलते थे, मदद ए माशा. ठीक है, मदद ए माश किसमें बोलते थे, मुगल टर्मिनोलॉजी में, या फिर राजस्थान में बोलते थे शासन. क्या बोलते थे, शासन. इन एडिशन टू द मुगल एम्परर, लोकल रूलर्स एंड जमींदार, यहाँ तक कि नॉवेल्स की भी बात की गई है, ये लोग भी क्या करते थे, ये लोग भी दान दक्षिणा कर दिया करते, ग्रांट्स दे दिया करते. जरूरी नहीं है कि बस जो किंग है वही कर रहा है, ये बड़ी बड़ी ये ज़मीन वगैरह दान कर रहा है, नहीं, लोकल रूलर्स भी कर दिया करते थे, ज़मींदार. अब आप समझ सकते हो कि जो ज़मींदार अगर लैंड ऐसे डोनेट कर रहा है तो कोई इतना गरीब तो वो होगा नहीं. ये वाला कौन सा है जो बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहा है. ऑल्दो दीज ग्रांट वर टू बी रिन्यूड बाय एवरी रूलर. लेकिन जो ये ग्रांट्स दिए जाते थे इन्हें हर साल जो रूलर हुआ करते थे वो इन्हें रिन्यू करते थे कि भाई वापस से आओ, मतलब जो भी इन्हें लैंड दिया उस पर हर साल पूरा उसको वापस से चेक किया जाता था. लेकिन ये जो लैंड उनको दी जा रही है क्या होती है, हेरिडेटरी, कि मतलब जिसको दी है आगे चल के उसी की जो फैमिली है वो उसको मैनेज करेगी. ठीक है, इस तरह के जो सेक्शन थे, अब आप समझो जिनको ज़मीनें दी जा रही है वो यहाँ पर कोई धर्मगुरु है, कोई तो बहुत बड़ा धर्मगुरु होता था, कोई बहुत छोटे लेवल के होते थे, कुछ आर्टिशन बहुत बड़े होते थे, कुछ आर्टिशन इतने मतलब छोटे लेवल पे होते थे कि भाई उनको आप ग्रांट्स देने पड़ रहे हैं उनको. तो ये उन्हीं में से थे जिनको ये डोनेशन वगैरह चल रहा है, और इन्हीं को क्या बोलते थे, इस सेक्शन को रूलर जेंट्री बोलते थे. एंड आ लिंक बिटवीन विलेजेस एंड द टाउन, राइटर, हिस्टोरियन एंड थियोलॉजियंस ऑफन बिलोंग टू द क्लास. तो इससे ये राइटर्स, हिस्टोरियन, ये सब इसी क्लास से बिलोंग करते थे. The middle strata did not form a class, the interest of different section being different, they were also drawn various religious group and caste. तो इस मिडिल क्लास में कोई ऐसा नहीं, कोई पर्टिकुलर कोई क्लास थी, कोई ग्रुप था, नहीं, बल्कि इसमें हर तरह के लोग, हर तरह का आपको जो रिलीजियस है ना
बेसिस पे हर तरह की आपको ग्रुप और कास्ट है वो दिखाई देंगी। अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड और कॉमर्स कैसा चल रहा था इंडिया में। बहुत सारी ट्रेडिंग क्लासेस थी, बहुत सारे मतलब बहुत सारे लोग थे और वो अलग अलग कंट्री में अलग अलग जगह पे जाते थे, बहुत अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज हाई प्रोफेशनली वो अपने काम को करते थे। कुछ को देखो होता क्या था, सम स्पेशलाइज्ड इन अ लॉन्ग डिस्टेंस इंटर रिलीजन ट्रेड एंड सम इन लोकल एंड रिटेल ट्रेड। तो बहुत से जो लोग थे वो बहुत दूर दूर भी ट्रेड करके आते थे, ठीक है, कुछ आसपास के एरियाज में, कुछ लोकली, और मतलब हर तरह का ट्रेड आपको इंडिया में देखने के लिए मिलेगा। इनको क्या बोलते थे, सेठ बोलते थे, बोहरा बोलते थे, मोदी बोलते थे, और बाद में इनको व्यापारी या फिर बनिक भी बोलते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। ये जो बनिक होते थे इनके अपने खुद के एजेंट्स होते थे इन द विलेजेस ऑन टाउनशिप विद हुज हेल्प दे परचेज फूड ग्रेन एंड कैश क्रॉप, जिनकी मदद से ये फूड ग्रेन को परचेज करते थे, ठीक है, और कैश क्रॉप को परचेज करते थे। देयर वाज अ स्पेशल क्लास ऑफ ट्रेडर, ये अब ध्यान से पढ़ना क्योंकि स्पेशल क्लास ऑफ ट्रेडर के बारे में बताया हुआ है जिनको बोलते हैं बंजारा। देखो बंजारा हम सब जानते हैं क्या होता है ना, किस तरह के लोग होते हैं। तो ये बंजारास का मेन काम क्या होता था कि ये ना बल्क मतलब बहुत सारे गुड्स को एक साथ लेके चलते थे और एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते थे, लॉन्ग डिस्टेंसेस वगैरह ये कवर करते रहते थे। और इनके पास वो जो बल्क गुड्स होते थे उसमें क्या क्या होता था, देखो ये थाउजेंड ऑफ मतलब जो बहुत इतनी सारी जो ऑक्सीजन वगैरह बैल वगैरह के साथ ये चलते थे। और ये क्या क्या कैरी करते थे, उसमें फूड ग्रेन, पल्सेस, घी, सॉल्ट के सारे कैरी करते थे। द मोर एक्सपेंसिव गुड जिसमें टेक्सटाइल और सिल्क भी कैरी करते थे, और कैमल पर, मूल्स पर, ठीक है ना, बड़े बड़े जो कार्ट्स होते हैं उनमें ये चीज़ों को भर भर के लेके जाते थे और कोई एक दो नहीं बल्कि हज़ारों लोग एक साथ ऐसे चलते थे ये। इट वॉज चीपर टू मूव बल्क गुड्स थ्रू द रिवर्स ऑन बोट, ठीक है ना। तो ये ज़्यादा सस्ता पड़ता था, जो ये इस तरह से लेके चलते पूरा कारवा सा लेके चलते थे, ये ज़्यादा सस्ता पड़ता था कि अगर आप बोट वगैरह में जाते हो तो। Boat traffic on waterways and coastal trade along the seashore was more highly developed than now, and the trade, second, सॉरी यहाँ पर ये इस लाइन में मिस्टेक हो गई है। एक्चुअली जब ये बोट से कैरी करते थे ना, मतलब बोट वगैरह से, तो रिवर के थ्रू तो ज़्यादा ये चीज़ें इनके लिए चीपर हो जाती थी, ठीक है ना, वो लैंड रूट से इनको थोड़ा ज़्यादा मुश्किल पड़ती थी। बोट ट्रैफिक ऑन वाटर वेज एंड कोस्टल ट्रेड अलॉन्ग द शी शोर वॉज हाईली डेवलप्ड देन नाउ। तो उस टाइम पे भी जो ये सी रूट हुआ करता था, मतलब ये इनका ट्रेडिंग के लिए काफ़ी डेवलप्ड था, ऐसा नहीं था कि उस टाइम पे कुछ नहीं था। द ट्रेड इन फूड स्टफ एंड वाइड रेंजेस ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्ट वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ इंटर रिलीजन ट्रेड, ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ें की बारे में बात की है वो फूड स्टफ है, टेक्सटाइल प्रोडक्ट है, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे इंटर रीजनल ट्रेड में उस समय। बंगाल से क्या एक्सपोर्ट किया जाता था, शुगर और राइस। ये ध्यान रखना कि जो जो चीज़ें कहाँ कहाँ से एक्सपोर्ट हो रही हैं, तो ये बंगाल से ये आपका शुगर और राइस, एज वेल एज द डेलिकेट मुस्लिन एंड सिल्क, ठीक है, तो ये भी जाता था। और उसके बाद कोरोमंडल जो कोस्ट है, और वो किस लिए फेमस थी, वो टेक्सटाइल प्रोडक्शन के लिए फेमस थी। ब्रिस्क ट्रेड विद गुजरात बोथ अलॉन्ग द कोस्ट एंड अक्रॉस द डेक्कन। तो देखो ये इधर कोस्टल वाला, ये डेक्कन वाला, सब ना आपस में लिंक थे। गुजरात वॉज द एंट्री पॉइंट ऑफ फॉरेन गुड्स। तो गुजरात क्या था, एंट्री पॉइंट था किसका, फॉरेन गुड्स का। इट एक्सपोर्टेड फाइन टेक्सटाइल एंड सिल्क टू नॉर्थ इंडिया। ये क्या करता था, ये यहाँ से जो सिल्क है वो नॉर्थ इंडिया में एक्सपोर्ट किया करता था विद बुरहानपुर एंड आगरा एज द टू नोडल पॉइंट ऑफ ट्रेड। तो ये जगह है ना, इनका ध्यान रखना कि ये ट्रेडिंग पॉइंट थे उस समय के बहुत ही खास। फूड ग्रेन्स और सिल्क कहाँ से रिसीव होती थी, तो ये बंगाल से रिसीव होती थी। एंड ऑल्सो इम्पोर्टेड पेपर फ्रॉम द मालाबार, और मालाबार जो है वहाँ से आपका जो पेपर है वही इम्पोर्ट हुआ करता था। नॉर्थ इंडिया से क्या क्या इम्पोर्ट होता था, जो लग्जरी आइटम थे, जैसे कि और क्या क्या एक्सपोर्ट होता था, इंडिगो एक्सपोर्ट होता था, फूड ग्रेन्स एक्सपोर्ट होते थे। लाहौर बहुत ही इंपॉर्टेंट हैंडीक्राफ्ट का एक सेंटर था और जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन भी थी। इट वॉज ऑल्सो द डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सेंटर फॉर द लग्जरी प्रोडक्ट ऑफ कश्मीर, जैसे कि शॉल हो गया, कारपेट हो गया। तो कश्मीर से तो आप समझ ही जाओ ठंडी जगह है, तो ऐसी तरह की चीज़ें मिल रही होंगी। जो प्रोडक्ट थे पंजाब और सिंध के, वो इंडस पार करके लाए जाते थे, और उनके भी एक काफ़ी लिंक थे काबुल, कंधार, दूसरी साइड दिल्ली, आगरा, इन सब के साथ। मतलब आप देख लो ट्रेड की कहीं कोई कमी नहीं है, ट्रेड और कॉमर्स शुरू से बहुत अच्छा चल रहा है। इट विल दस बी सीन दैट इंडियाज इंटर रीजनल ट्रेड वॉज नॉट इन लग्जूरियस अलॉन, द मूवमेंट ऑफ दिस गुड वॉज मेड पॉसिबल बाय कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स लिंकिंग होलसेलर विद द मर्चेंट। तो होलसेलर मर्चेंट भी आपस में अच्छे इनके रिलेशन हुआ करते थे, अच्छा लिंक होता था। डाउन टू द रीजनल एंड लोकल लेवल थ्रू एजेंट्स, गुमशास्त्र, ठीक है ना, ये गुमा शास्त्र बोलते थे, पढ़ लेना आप, ठीक है ना, गुमसतास। एंड कमीशन एजेंट को बोलते थे दलाल।
तो डच और जो इंग्लिश ट्रेडर थे हु केम टू गुजरात ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी फाउंड द इंडियन ट्रेडर्स टू बी एक्टिव एंड अलर्ट। तो जो डच और जो इंग्लिश ट्रेडर्स थे जब वो गुजरात आते हैं 17th सेंचुरी में, तो वो देखते हैं कि जो इंडियन ट्रेडर्स है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है यहाँ पर ट्रेड के अंदर। कॉम्पिटिशन फॉर इनसाइड इंफॉर्मेशन वेन एवर देयर वॉज डिमांड फॉर गुड्स इन वन पार्ट ऑफ द कंट्री इट वॉज रैपिडली मेड गुड। ठीक है, तो काफ़ी चीज़ों की डिमांड भी हुआ करती थी। मूवमेंट्स ऑफ गुड वॉज ऑल्सो फैसिलिटेड बाय द ग्रोथ ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। देखो भाई, जब चीज़ें एक जगह दूसरी जगह जाएंगी तो क्या देखा जाएगा, ग्रोथ तो देखी जाएगी ना फाइनेंशियल सिस्टम में, है ना। विच परमिटेड ईजी ट्रांसमिशन ऑफ मनी फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द कंट्री टू अनदर। अब यहाँ पर देखो, अगर आप मान के चलो कोई जा रहा है दिल्ली से, कोई जा रहा है काबुल जा रहा है ट्रेड करने के लिए, अब वो वहाँ पर जाएगा तो हो सकता है अगर वो ये चीज़ें पहले वो मनी में चलता था, है ना, कि भाई वो साथ में कुछ चीज़ बेची उसके बदले उसे मनी मिल गई, लेकिन अब वो इतनी दूर से मनी लेकर आएगा तो हो सकता है रास्ते में कोई लूटपाट हो जाए, होती थी उस टाइम पे। तो इस चीज़ से बचने के लिए कि आप इस तरह से मनी को अपने साथ मत लेके चलो, तो इसके लिए उन्होंने एक नई चीज़ निकाली। क्या निकाला? हुंडीज। ठीक है, हुंडीज क्या होती थी? एक तरह का लेटर ऑफ क्रेडिट होता था। ठीक है, लेटर ऑफ क्रेडिट होता था। और जैसे कि आप गए, आपने यहाँ से आगरा से कोई सामान भरा और वहाँ जाके काबुल में बेच दिया, तो काबुल में जब आपने उसको वहाँ पर रख दिया तो जिसको बेचा वो आपको क्या देगा? एक हुंडी देगा, मतलब लेटर ऑफ क्रेडिट देगा। आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम एट अ discount, the hundi often including insurance which was charged at different rate on the basis of value of the good। अब वो हुंडी लेकर आप वहाँ से कहाँ गए? वापस आगरा आ गए। आगरा में आके आपने उस पैसे को क्या करा लिया? वो आपने उस पैसे को, जैसे आजकल होता है ना, हमें कोई चेक दे देता है बैंक से, फिर हमने चेक को हम क्या पैसे निकलवा लेते हैं, ऐसे हुंडी से वो आपको आपकी जो मनी है वो मिल जाया करती थी। लेकिन अब ये हुंडी हमसे लेगा कौन, है ना, हुंडी जो है वो हमसे लेगा कौन? तो ये एक तरह के प्राइवेट बैंक बने होते थे, जैसे अब बैंक बने होते हैं, तो ऐसे बैंक होते थे। वो जो ये बैंक है, इन्होंने अपना एक अलग बिजनेस कर रखा था कि हम आपको ऐसे मनी देंगे। तो ये एक तरह के प्राइवेट बैंक आप बोल सकते हो, जो इस हुंडी को ले लिया करते थे, अपने बैंक में जमा कर ली इस हुंडी को, ठीक है, और उस पर जितना भी अमाउंट लिखा है वो आपको दे दिया। ठीक है, इस तरह से होता था। और तो इस तरह का मतलब आप समझ गए ना, जैसे अभी बैंकिंग सिस्टम होता है, आपने डिजिटल मनी आप बोल सकते हो कि उस समय में ना इस तरह के सिस्टम थे कि आपको ये हुंडी का लेना देना हो रहा है, तो इस तरह से वो चलते थे। द हुंडीज ऑफर इंक्लूडिंग इंश्योरेंस, तो इन हुंडीज के अंदर इंश्योरेंस भी इंक्लूड होता था कि मतलब अगर कोई नुकसान वगैरह कुछ हो गया है या कोई डिफरेंट रेट के बेसिस पे गुड्स की क्या वैल्यू है, कितनी दूर से आ रहा है, कैसे उसे ट्रांसपोर्ट करके लेके आया जा रहा है, तो उस बेसिस पे भी आपको इंश्योरेंस मिल जाया करता था। अब यहाँ पर जो ये हुंडी लेने का जो काम कर रहे हैं, इन्हें क्या बोलते थे? श्रॉफ्स बोलते थे। क्या करते थे? यही जो लोग हैं यही स्पेशलाइज थे किसमें? चेंजिंग मनी में। ठीक है ना, ये आपकी मनी को चेंज करेंगे किसके थ्रू? हुंडीज के थ्रू। इन द प्रोसेस दे ऑल्सो एक्ट एज अ प्राइवेट बैंक। तो ये किस तरह से काम कर रही है? प्राइवेट बैंक की तरह काम कर रहे हैं जो ये श्रॉफ्स हैं। दे कैप्ट मनी इन डिपॉजिट फ्रॉम द नॉबल्स। ये क्या करते थे? ये मनी को, जो बड़े बड़े नॉबल्स होते हैं, वो अपनी जो मनी है वो उनके पास डिपॉजिट कर दिया करते थे। ठीक है, एंड लैंडेड, तो ये जो श्रॉफ्स हैं ये उस मनी को फिर इंटरेस्ट पर चला रहे हैं। By means of hundis, they created credit which supplemented the money in circulation since the merchant could cash his hundi। तो इन्होंने ये हुंडी चलाई थी और ये क्या करते थे? हुंडी को ये कैश में कन्वर्ट कर दिया करते थे। एंड आफ्टर ही हैड सोल्ड हिज गुड एट द पॉइंट ऑफ डेस्टिनेशन, दस मूवमेंट ऑफ मनी विच वॉज ऑल्सो अ रिस्की एंटरप्राइजेस कुड बी रिड्यूस। तो इससे क्या होता है? इससे खतरा कम हो गया। आपको हुंडी है, उस हुंडी को तो कोई कुछ करने वाला है नहीं भाई, हुंडी पर साफ साफ लिखा है कि किसको ये पैसे देने या किसी को मिलना है। अगर वो हुंडी किसी ने चुरा भी ली तो आप फिर भी नाम तो उसी का रहेगा जिसको मिली है, तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा पैसे का। तो एक तरह को ये खतरा कम हो गया, इसने ट्रेड को और बढ़ा दिया। Especially when the rich traders such as Virji Vora set up an agency house in different parts of India and also when in West Asia and South Asia। तो ये बहुत सारे देखो एजेंसी हाउसेज हैं, इन्होंने भी बहुत हेल्प करी है ट्रेड को बढ़ाने में। जो ट्रेडिंग कम्युनिटी इंडिया में डिड नॉट बिलोंग टू वन कास्ट और रिलीजन, वो ऐसी नहीं थी कि ये ट्रेडिंग कम्युनिटी इंडिया में काम कर रही है तो ये पर्टिकुलर किसी एक ही कास्ट से होगी या एक ही रिलीजन, ऐसा नहीं था। सब अच्छा खासा ट्रेड कर रहे थे। जैसे कि जो गुजराती मर्चेंट थे उसमें हिंदूज भी आते थे, जैन्स भी आते थे, मुस्लिम भी आते थे। राजस्थान में बात करें तो ओसवाल, माहेश्वरी, अग्रवाल, ये सारे कौन थे? ये मारवाड़ी लोग थे और ये सब ट्रेड करते थे। ओवरलैंड ट्रेड टू सेंट्रल एशिया वॉज इन द हैंड ऑफ मुल्तानीज, अफगानीज, खत्री। तो सेंट्रल एशिया में आप देखोगे कि इन लोगों ये सब ट्रेड कर रहे हैं। जो मारवाड़ीज हैं वो धीरे धीरे महाराष्ट्र की साइड भी ट्रेड करते हैं। बंगाल में 18th सेंचुरी में ट्रेड होता है। कोरोमंडल कोस्ट पे कौन कर रहे हैं? तो चेतीस कर रहे हैं ये, ठीक है। और मुस्लिम मर्चेंट मालाबार में। बोथ इंडियन एंड अरब फॉर्म द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कम्युनिटीज ऑफ साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया में आपको जो अरब्स और इंडियन है ये दोनों दिखेंगे ट्रेड करते हुए।
उसके बाद है ट्रेडिंग कम्युनिटी इन इंडिया स्पेशली इन द पोर्ट टाउन्स इंक्लूडिंग सम ऑफ द रिचेस्ट मर्चेंट हु आर कंपेरेबल इन वेल्थ एंड पावर टू द मर्चेंट प्रिंसेस ऑफ यूरोप। कुछ तो ट्रेडिंग कम्युनिटी इंडिया में इतनी अमीर थी, खासकर जो पोर्ट टाउन्स वगैरह में थे वो मर्चेंट इतने अमीर थे कि जितने कि यूरोप में मर्चेंट मतलब जो प्रिंसेस वगैरह होते थे वो। जो विरजी वोरा की बात करें, सूरत ट्रेड को पूरा उन्होंने डोमिनेट किया हुआ था। उनके पास अपने खुद के इतने सारे शिप्स थे, इतने अमीर आदमी थे वो अपने टाइम के। एक और की बात करते हैं, ये अब्दुल गफूर, ठीक है, ये 55 लाख रुपए छोड़कर गए थे कैश में, ठीक है, और गुड्स छोड़ कर गए थे, साथ में 17 अ फ्लीट ऑफ 17 सी गोइंग शिप्स, ठीक है ना। अब उनका मतलब इतने सारे शिप्स वगैरह वो छोड़ के गए थे अपनी डेथ के टाइम पे, बहुत सारे जो शिप्स हैं वो, और 55 लाख रुपए कैश, ठीक है। आप समझ सकते हो कितनी बड़ी रकम थी उस टाइम पे, ये छोड़ के गए। तो आप ये भी एक मर्चेंट है, आप समझ सकते हो कि कितना कमा रहे हैं। मेल्ले चेट्टी ऑफ कोरोमंडल कोस्ट, काशी विराना, सुनका, ठीक है, ये सब क्या था, ये एक्सट्रीमली वेल्दी पीपल थे उस समय के, मर्चेंट्स वगैरह थे। इनकी डील ना केवल इंडिया में बल्कि इंडिया से बाहर अब्रॉड वगैरह में भी होती थी। वेल्दी जो मर्चेंट्स थे खासकर आगरा, दिल्ली, बालासोर, बंगाल, ठीक है, ये हर जगह मिलेंगे आपको। Some of these merchants, especially those living in the coastal towns, lived in a ostentatious manner and aped the manners of the nobles। तो मतलब ये लोग ना इतनी अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे, ये जो लोग थे खासकर जो ये समुद्री इलाके के आसपास वाले जो रहते थे, कि इनकी लाइफ ना किसी नॉबल से कम नहीं थी। जो यूरोपियन ट्रैवलर्स हैं, यूरोपियन ट्रैवलर्स मेंशन दैट द कमोडियस एंड द वेल बिल्ट हाउसेज इन विच द वेल्दी मर्चेंट्स ऑफ आगरा एंड दिल्ली लिव्ड, कि मतलब जो यूरोपियन ट्रैवलर्स वो बताते हैं कि ये जो मर्चेंट्स थे इनके घर बहुत अच्छे होते थे, ठीक है। ऑर्डिनरी सॉर्ट्स लिव्ड इन हाउसेज अबव देयर शॉप्स। द फ्रेंच ट्रैवलर बर्नियर से, कि मतलब वो देखो जो ये फ्रेंच वो है ना ट्रैवलर है बर्नियर, ये तो ये कहते हैं कि कुछ मर्चेंट तो ना अपने आप को ज़बरदस्ती गरीब दिखाया करते थे, क्योंकि अगर वो अपने आप को अमीर दिखाएंगे तो ये जो बड़े बड़े राजा ये फिर क्या करेंगे, उनसे वेल्थ निकलवाने की कोशिश करेंगे। दिस डज नॉट अपीयर टू बी फुली करेक्ट, लेकिन ऐसा पूरी तरह से कहना सही नहीं है, क्योंकि जो एम्परर थे फ्रॉम द टाइम ऑफ शेर शाह पास्ट मेनी लॉज फॉर प्रोटेक्टिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द मर्चेंट, क्योंकि खुद जो रूलर्स थे, जो एम्परर्स थे, उन्होंने ऐसे बहुत सारे लॉ बना रखे थे मर्चेंट की प्रोटेक्शन के लिए, उनकी प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन के लिए। तो अगर उन्हें इनसे प्रॉपर्टी निकलवानी ही होती तो उनकी प्रॉपर्टी के लिए प्रोटेक्शन राइट क्यों बनवाते। जहांगीर के टाइम पे एक ऑर्डिनेंस भी आता है जिसमें वो कुछ प्रोविजन को लेके बात करता है, और वो प्रोविजन ये था कि अगर किसी की भी मतलब, ठीक है ना, अगर कोई भी इंसान की डेथ हो जाती है तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो बाद में किसको मिलेगी, वो उसी के फैमिली में से मिलेगी, ठीक है, उसी के हायर को मिलेगी, और उसके बीच में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। इफ़ ही शुड हैव नो हायर, ही शुड अपॉइंट इंस्पेक्टर एंड सेपरेट गार्जियंस टू गार्ड द प्रॉपर्टी। अगर कोई नहीं है उसके बाद तो वो किसी इंस्पेक्टर या फिर कोई उसके जो सेपरेट गार्जियन है वो उसकी प्रॉपर्टी को गार्ड करेगा। सो इट वैल्यू माइट बी एक्सपेंड इन अ लॉफुल एक्सपेंडिचर, तो मतलब सब कुछ लॉफुली होगा, यही नहीं किसी ने किसी से कुछ भी छीन लिया। सच एज द बिल्डिंग ऑफ मॉस्क्यूज एंड सराय, रिपेयर ऑफ ब्रोकन ब्रिजेस एंड डिगिंग ऑफ टैंक एंड वेल्स। हाउएवर लोकल ऑफिशियल्स कुड ऑलवेज अब्यूज देयर पावर टू हैरिस ट्रेडर, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोकल ऑफिशियल्स थे वो कहीं ना कहीं थोड़ा ऐसा नहीं है कि बहुत सब लोग ईमानदारी से काम करते थे, एक हैरिसमेंट भी देखा गया है ट्रेडर्स के साथ। Despite some harassment, the property of the merchant was generally safe. Means of transport were cheap and adequate for their needs. कोई ट्रांसपोर्ट कोई बहुत ज़्यादा उस टाइम में महंगा नहीं होता था। डिस्पाइट कंप्लेंट बाय सम यूरोपियन ट्रैवलर्स, सेफ्टी ऑन द रोड्स वाज सेटिस्फैक्ट्री एंड कुड बी कवर्ड बाय इंश्योरेंस। यूरोपियन ट्रैवलर्स बताते हैं कि जो रोड्स थी सेटिस्फैक्ट्री थी, है ना, सेफ्टी के अगर हम टर्म्स में देखें तो साथ में उसमें इंश्योरेंस भी कवर होता था, कि अगर ये रूलर कह रहा है कि हाँ भाई इस रोड पर अगर आप ये ट्रेडिंग के लिए बनाया, आप इस पर जाओ, आपको प्रोटेक्शन दी जाएगी। बाई चांस फिर भी उसका कुछ गलत हो गया तो उसके लिए फिर उसे इंश्योरेंस भी दिया जाता था। द मीन्स ऑफ ट्रैवल विद द सराय एट द डिस्टेंस ऑफ 5 कोस on the principal highway was a good as in Europe at that time. Nevertheless, trade and trader continue to have a low social status. The influence of the merchant on political process is a matter of controversy. तो देखो ऐसा जो बड़े बड़े मर्चेंट होते थे ना, कहीं उनका जो लिंक था वो पॉलिटिकली भी बड़े बड़े जो नॉवल्स वगैरह होते हैं उनके साथ होता था, और थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल भी है ये पॉइंट। मर्चेंट इन इंडिया वर नॉट विदाउट इन्फ्लुएंस इन पॉलिटिकल क्वार्टर्स वेयर देयर ओन इंटरेस्ट वर कंसर्न, क्योंकि देखो बड़े बड़े ये लोग हैं नॉवल्स वगैरह, इनका भी कहीं ना कहीं उनसे बेनिफिट जुड़ा होता था, क्योंकि एक टाइम ऐसा भी आया था कि नॉबल्स ने अपना तो वो ध्यान है कोर्ट कचहरी में तो है इनका ध्यान, वो राजा के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उनका जो एक अलग से जो साइड में बिजनेस भी चला रहे थे वो लोग इन मर्चेंट्स के साथ जुड़ के, तो इसलिए यहाँ देखा गया है कि वो लोग उन्हें फिर क्यों नुकसान पहुंचाएंगे जब वो उनका भी फायदा करा रहे हैं। तो
ईच कम्युनिटी ऑफ मर्चेंट हैड इट्स लीडर, तो हर कम्युनिटी का जो भी ये ट्रेडिंग होते हैं, मर्चेंट होते हैं, इनका अपना लीडर होता था जिसे नागर सेठ बोलते थे, हु कुड इंटरसीड विद द लोकल ऑफिशियल्स ऑन देयर बिहाफ। वी डू हैव इंस्टेंस ऑफ स्ट्राइक, जैसे कि हड़ताल बाय मर्चेंट इन अहमदाबाद एल्सवेयर टू स्ट्रेस देयर पॉइंट्स ऑफ व्यू, तो अपनी बातों को समझाने के लिए कभी कभी हड़ताल वगैरह ये सब चीज़ें भी होती हैं। वी हैव ऑल्सो नोटेड दैट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द मेंबर ऑफ द मुगल रॉयल फैमिली प्रोमिनेंट लीडर सच एस मीर जुमला इन ट्रेड, तो जो लोग होते थे मुगल रॉयल फैमिली वगैरह, ये देखो ये कहीं ना कहीं नॉवेल्स वगैरह सब इंक्लूड थे ट्रेड में। धीरे धीरे ना ये आप देखोगे सबका इन्वॉल्वमेंट देखा जाएगा। मुगल रूलिंग क्लासेस वॉज नॉट अनकंसर्न विद द बिजनेस एंड प्रोटेक्शन ऑफ द कमर्शियल इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री एंड इट्स ट्रेडिंग क्लास. It was not as actively involved in pushing its business interest as some European states such as Britain, France and Holland were. Trade and commerce expanded in India during 17th century due to number of factors. और वो important factors क्या थे? Political integration of the country. देखो अब जब कंट्री का political integration होने लग गया, मुगल रूल जब कंसोलिडेट हो गया, तो मुगल कोई अपने आप में कोई छोटा रूल तो था नहीं। उस टाइम पे जो सिटीज़ थी वो भी काफ़ी बड़ी बड़ी थी। आप जितना आगरा आज देख रहे हो, उस टाइम पर आगरा उससे बहुत बड़ा हुआ करता था। मुगल पेड अटेंशन टू रोड्स एंड सराय, तो मुगलों ने रोड्स के लिए काफ़ी अटेंशन दी कि भाई ये रोड सही करवाओ। टैक्स वो टाइम पे लेते थे गुड्स वगैरह पे, और जो भी कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है उस पर भी ड्यूटीज़ टैक्स वगैरह लगते थे। रोड्स सुधारी जाती थी, है ना। और अगर कोई भी इस तरह की लूट पाट हो रही है तो उसको इलीगली माना जाता था, मतलब उसके खिलाफ भी कोई ना कोई स्टेप लिया जाता था। जो मुगल्स थे उन्होंने सिल्वर रुपीज़ के कॉइन भी मिंट करने शुरू कर दिए थे। एनी ट्रेडर कुड कैरी सिल्वर टू द रॉयल मिंट एंड हैव कॉइन इन एक्सचेंज ऑन पेमेंट, अगर आपके पास कोई सिल्वर का सिक्का है तो आप उसे लेके चले जाओ मुगलों के जो वो है मिंट हाउस, वहाँ चले जाओ और वहाँ से फिर वो आपको किस में कन्वर्ट कर देते थे? कॉइन्स में, ठीक है ना, कॉइन्स में कन्वर्ट कर दिया करते थे, आपको उसके बदले पैसे मिल जाते थे। एंड द मुगल रुपी बिकम अ स्टैंडर्ड कॉइन इन इंडिया एंड अब्रॉड, तो जो मुगल रुपी है वो एक स्टैंडर्ड कॉइन माना जाता है, ना केवल भारत में बल्कि भारत से बाहर भी अगर आप ट्रेड करते हो तो। सम ऑफ द मुगल पॉलिसी ऑल्सो हेल्प इन द कमर्शलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी, तो मुगल की जो पॉलिसीज़ थी वो भी काफ़ी हेल्पफुल रही हैं इंडिया के कमर्शलाइजेशन, सॉरी यहाँ पर जो इंडिया में कमर्शलाइजेशन हो रहा था उसमें इकोनॉमी में काफ़ी हेल्प करी है। मनी इकोनॉमी की ग्रोथ देखी गई है। जो सैलरीज थी स्टैंडिंग आर्मी को वो क्या कैसे दी जाती थी? कैश में दी जाती थी। अंडर द जब्ती सिस्टम द लैंड रेवेन्यू वॉज असिस्ट एंड रिक्वायर्ड टू बी पेड इन कैश, तो जो जब्ती सिस्टम था उसमें जो लैंड रेवेन्यू है वो हमेशा कैश में दिया जाता था। हालांकि जो पीजेंट थे उनके पास ऑप्शन था कि वो चाहें तो मतलब उनको दूसरे मेथड भी दिए गए थे, सच एज क्रॉप शेयरिंग। द शेयर ऑफ द स्टेट वाज जनरली सोल्ड इन विलेजेस विद द हेल्प ऑफ ग्रेन डीलर, ठीक है। इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट अबाउट 20% ऑफ द रूरल प्रोड्यूस वाज मार्केटेड विच अ हाई प्रपोर्शन, समझ रहे हो। द ग्रोथ ऑफ द रूरल ग्रेन मार्केट लेड टू द राइज ऑफ द स्मॉल टाउनशिप और कस्बा, तो जो ये ग्रोथ होती थी ना रूरल ग्रेन मार्केट, ये इससे क्या होता है? स्मॉल टाउनशिप, कि भाई बहुत ज़्यादा कहीं बाजार लग रहा है तो वहीं फिर आसपास टाउन वगैरह कस्बा बन जाते थे। द डिमांड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ लग्जरी गुड्स बाय द नॉबल्स लेड टू द एक्सपेंशन ऑफ हैंडीक्राफ्ट, जितनी ज़्यादा डिमांड होती थी लग्जरी आइटम्स वगैरह की, नॉबल्स जितनी ज़्यादा डिमांड करते थे उतने ही ज़्यादा फिर हैंडीक्राफ्ट बनता था, उनकी प्रोडक्शन होती थी, और प्रोडक्शन होगी तो फिर वापस से टाउन की ग्रोथ देखी जाएगी। तो अगर ये नॉबल्स वगैरह अपने शौक पूरे कर रहे थे, खूब पैसा फिजूल करते, वो सब कुछ ना मार्केट में सर्कुलेट हो रहा था, उनकी जेब से निकल रहा था, लोगों की जेब में आ रहा था, वो फिर और प्रोडक्ट बना रहे थे, वो फिर नॉबल्स के पास जा रहा था, वहाँ से फिर मनी से वो खरीदते थे उसको, फिर वो वापस मार्केट में आ रही है। तो इसलिए जो मार्केट जो इकोनॉमी थी वो उसका ग्रोथ देखा गया। 16th सेंचुरी में हुआ क्या? अ नंबर ऑफ मेजर टाउन, बहुत सारे जो मेजर टाउन्स थे वो डेवलप हुए भारत के अंदर। अकॉर्डिंग टू राल्फ फिच आगरा एंड फतेहपुर सीकरी वर लार्जर देन लंदन, तो देखो जो ये है ये बताते हैं कि आगरा और फतेहपुर सीकरी लंदन से भी बड़े हुआ करते थे। डेट वन ऑफ द बिगेस्ट टाउन इन यूरोप, जबकि जो वो था लंदन वो एक सबसे यूरोप में एक सबसे बड़ा टाउन माना जाता था, लेकिन आगरा और फतेहपुर सीकरी उससे भी बड़े थे। मॉन्सरेट जो एक जीजस प्रीस्ट थे उन्होंने बताया जब वो अकबरी कोर्ट में आए थे कि लाहौर वॉज सेकेंड टू नन ऑफ द सिटी इन अ यूरोप और एशिया, ठीक है। एंड रिसेंट स्टडी शोज दैट आगरा वॉज मोर देन डबल इन साइज ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी। अब की बात अगर देखो तो लाहौर भी मतलब यूरोप और एशिया से बड़ा हुआ करता था, ठीक है। और बात करें आगरा की, तो आगरा जितना आप आज देख रहे हो उसका डबल साइज हुआ करता था 17th सेंचुरी में। बर्नियर हु रॉट इन द मिडल ऑफ द 17th सेंचुरी शेज दैट दिल्ली वाज नॉट लेस देन अ पेरिस, कि दिल्ली भी किसी पेरिस से मतलब जितना बड़ा पेरिस है ना उससे कम नहीं थी, दिल्ली भी उसके बराबर सी थी। आगरा वॉज बिगर देन दिल्ली, और आगरा तो दिल्ली से भी बड़ा था। ड्यूरिंग द पीरियड अहमदनगर एंड द बुरहानपुर इन द वेस्ट, मुल्तान इन द नॉर्थ वेस्ट, पटना, राजमहल एंड ढाका इन द ईस्ट ग्रो एंड टू बिकम बिग टाउन्स, तो ये काफ़ी बड़े बड़े टाउन्स थे जितने भी हमने यहाँ पर नाम पढ़े हैं। अहमदाबाद was the largest London and its suburbs and Patna had a population of 2 lakh, तो पटना में आप ना कम से कम 2 लाख की पॉपुलेशन थी। These towns were not only administrative center but developed as a center of trade and manufacture, ठीक है। तो ये जो टाउन थे ये कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स नहीं थे यहाँ बल्कि जो ट्रेड और जो मैन्युफैक्चरिंग थी वो भी बहुत अच्छी हो रही थी।
The Mughal ability to collect a higher share of rural produce, which was converted into money, and its concentration in the hand of the nobility stimulated the demand for all kind of luxury good. देखो होता क्या था कि जो रूरल प्रोड्यूस आ रहा है उसको जो कलेक्ट करने का सारा जिम्मा होता था वो किसके पास में होता था, वो नॉबिलिटी के पास में होता था। जब उसके पास बहुत सारे पैसे होंगे तो क्या होगा, उसकी डिमांड बढ़ेगी। जो बड़े बड़े अच्छे अच्छे महंगे महंगे आइटम्स है वो खरीदने की, जैसे कि बिल्डिंग मटीरियल फॉर रेजिडेंशियल हाउसेज, सराय बौली, ठीक है ना, इनमें ये लोग भी आते थे। द ग्रोथ ऑफ आर्म मैन्युफैक्चर, क्योंकि जब पैसा आएगा, ठीक है, जिसका भी सामान बिकेगा, मतलब जिसके हाथ में पैसा जा रहा है, वो चाहे अमीर आदमी के हाथ में जा रहा है चाहे गरीब के, उसकी डिमांड्स बढ़ती है। डिमांड बढ़ेगी तो फिर वापस से क्या होगा, मार्केट में वो सब चीज़ें बनेंगी। द ग्रोथ ऑफ आर्म मैन्युफैक्चर, इसके साथ साथ जो आर्म मैन्युफैक्चरिंग है उसकी भी ग्रोथ देखी गई है। अलग अलग तरह की गन्स आई हैं, कैनन्स आई हैं, शिपिंग में भी काफ़ी ग्रोथ देखी गई है, ठीक है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द एग्जाम्पल ऑफ द रिजल्ट ऑफ द डायरेक्ट गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द मैटर, बोथ अकबर एंड द औरंगजेब वर डीपली इंटरेस्टेड। तो यहाँ पर ये काम ज़्यादा अच्छे से क्यों हो पा रहे थे, क्योंकि यहाँ पर जो गवर्नमेंट थी उसका भी इंटरेस्ट था। अकबर और औरंगजेब दोनों का ही डीप इंटरेस्ट था किसमें, गन्स की मैन्युफैक्चरिंग में, हर तरह की, जिसमें मोबाइल गन्स भी आती थी। और साथ में इन्होंने काफ़ी सारे स्टेप्स भी लिए प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए। इंडियन स्टील स्वर्ड्स ओवर ऑल्सो इन डिमांड, जो स्टील की वो बड़ी बड़ी तलवारें होती है ना, वो भी बहुत डिमांड में थी, ठीक है। इंडिया के बाहर मतलब वो काफ़ी डिमांड में थी, इंडिया की बनी हुई। इन 1651 शाहजहाँ इनिशिएटेड अ प्रोग्राम ऑफ बिल्डिंग सी गोइंग वेसल एंड 4 to 6 शिप्स वर बिल्ट ईच ईयर। अब देख रहे हो 1651 में जब शाहजहाँ का टाइम था, इससे प्रोग्राम इनिशिएट किए थे क्या बनाने के, जो शिप्स वगैरह बनाने के। और 4 to 6 जो शिप्स थे वो बन भी जाते थे हर साल, और फिर वो उस पर जाया करते थे कि वो समुद्री जो यात्रा होती है ना वेस्ट एशिया, वहाँ सब जाया करते थे। एंड इन द फॉलोइंग ईयर 6 शिप्स वर पुट इन टू कमीशन, एंड दिस वॉज अ पार्ट ऑफ द शिप बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर मैनी वेल्दी मर्चेंट्स एंड नॉबल्स। तो ये पर्टिकुलरली किसके लिए होते थे, मर्चेंट्स के लिए और नॉबल्स के लिए। इन कॉन्सिक्वेंस इंडिया शिपयार्ड वॉज सून इन अ पोजिशन टू प्रोड्यूस शिप्स बेस्ड ऑन यूरोपियन मॉडल्स। तो इसीलिए बहुत ही जल्दी जो इंडिया के शिपयार्ड्स थे वो इतने ज़्यादा कैपेबल हो गए थे कि उन्होंने शिप्स को प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया था यूरोपियन मॉडल पर, ठीक है, जैसे यूरोपियन के मॉडल्स वगैरह होते थे। एंड ट्राइड ट्रेड्स टू वेस्ट एशिया वर रिड्यूस्ड, ठीक है। तो जो वैल्यू अभी जो यूरोप के शिप्स वगैरह की थी, अब ऐसा नहीं था कि वही चलती आ रही थी, बट जब इंडिया में बनने शुरू हो गए कहीं ना कहीं उनकी जो वैल्यू थी वो धीरे धीरे कम होने लगी। अब देखो यहाँ तक हमने पूरा पढ़ लिया है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा फॉरेन ट्रेड एंड यूरोपियन ट्रेडर्स। अब हम यहाँ तो बात करिए हमने इंडिया के बारे में, आगे हम करेंगे जो फॉरेन ट्रेड था और जो यूरोपियन ट्रेड था वो कैसा था, ठीक है। तो ये आपको लेक्चर कैसा लगा प्लीज़ कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, एक दो के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।